सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। वो ब्रिटिश हुकूमत के आगे झुके नहीं, वो काला पानी की क्रूर सजा से डरे नहीं, वो थी अंग्रेजों की मनमानी के खिलाफ मुखर आवाज। खून बहाने से आजादी नहीं मिलेगी, समझे? निरुद्देश्य खून बहाने के हक में तो मैं भी नहीं हूं। ओह, you are a barrister. I forgot about that. Yes. विनायक दामोदर सावरकर अंग्रेजों के खिलाफ उनकी गर्जना में जितना तेज था, उतनी ही त्याग की भावना भी। सेलुलर जेल में सजाए काला पानी के नाम से जब रूह कांप उठती है, उसी काल कोठरी में ब्रितानियों की मनमानी को सावरकर ने सहा। वो सामने फांसी कोठरी है और वो काल कोठरी है तुम्हारी, दोनों आमने सामने। तुम डरोगे तो नहीं सावरकर? मेरा जीवन हमेशा मृत्यु के इतना पास रहा है कि ये दूरी अधिक लग रही है। भारत की आजादी का इतिहास वीर सावरकर के जिक्र के बिना अधूरा है। बावजूद इसके इतिहास के अध्यायों से क्रांतिकारी सावरकर को जनमानस में स्थापित करने की अग्नि परीक्षा है। और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर का जिक्र किया तो विरोधियों के तरकश से तीर निकल गए। वीर सावरकर जैसे राष्ट्र नायकों को ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं, तब सातारा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। और शायद वीर सावरकर न होते तो सन 57 की क्रांति भी इतिहास न बन, उसको भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखें। वीर सावरकर ने ही सन 57 की क्रांति को पहला स्वतंत्र संग्राम का नाम देने का काम किया। आज भी, वरना हमारे बच्चे उसको विप्लव के नाम से जानते होते। विनायक दामोदर सावरकर को वीर बताने की बात होती तो हंगामा इतना ना खड़ा होता। महाराष्ट्र के चुनावी समर में बीजेपी ने अपने पार्टी संकल्प पत्र में वीर सावरकर को भारत रत्न का हकदार माना है, तो जाहिर है सियासी आंच वीर सावरकर तक पहुंचनी ही थी। As far as Savarkar ji is concerned, you would recall that Indira Gandhi had issued a postal stamp in commemorating Savarkar ji. So we are not against Savarkar ji, but the question is, we are not in favor of the Hindutva ideology that Savarkar ji patronized and stood for. मौजूदा सियासत के केंद्र में वीर सावरकर नजर आते हैं, लेकिन क्या क्रांतिकारी को सियासत की कसौटी पर परखना वाजिब है? जी, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनमें से किसी ने हिंदुत्व नहीं पढ़ा होगा, इनमें से किसी ने माझी जन्म डे, माई ट्रांसफॉर्मेड लाइफ नहीं पढ़ा होगा, सावरकर के कोई भाषण नहीं पढ़े होंगे। खाली ये हिंदुत्व के नाम पे उनको लगता होगा सावरकर एक धार्मिक हिंदुत्व है, मगर सावरकर जी का हिंदुत्व राष्ट्रीय हिंदुत्व था। इट वॉज ए ऑल इंक्लूसिव फिलोसॉफी। ये पढ़े, कुछ आगे जाए और फिर कुछ बात करे, ये खाली घिसी पिटी बातें ना करे। ऐसे में आपको रूबरू कराते हैं राष्ट्रवाद के महानायक वीर सावरकर के उन अध्यायों से जिसमें उनके निर्विवाद नायक की कहानी मिलती है, जिसमें उनके पराक्रम को दलगत राजनीति से ऊपर रखा गया है। साल 1857, जब ब्रिटिश राज की बेड़ियों में जकड़े हिंदुस्तान की धरती पर क्रांति की ललकार उठी थी। फौजी बूटों तले अंग्रेजी सरकार हिंदुस्तानियों की आवाज दबा देना चाहती थी, लेकिन इतिहास के पन्नों से अमर गाथा मिटा नहीं सके। इतिहास के पन्नों पर 1857 की क्रांति के कलमकार थे विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर
इकोस फ्रॉम ए फॉरगेटन पास्ट के लेखक विक्रम संपत जिक्र करते हैं, सावरकर ना होते तो 1857 की क्रांति का पूरा अध्याय इतिहास के गर्भ में छिपा रहता। 2 साल उन्होंने इस पे खपाए, वहाँ पे लंदन में आर्काइव्स में बैठ के उन्होंने दस्तावेज ढूंढे और फिर इसका जो नाम भी है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इन्होंने सावरकर जी ने ही इसको दिया था। तो तब तक वो अगर ये नहीं होता तो हम शायद इसके बारे में अपने पाठ्य पुस्तकों में आज भी सिपाही गदर बोल के ही इसको दरकिनार कर देते और इसको छुटपुट घटना, कुछ सिपाही यहाँ वहाँ उन्होंने विद्रोह किया, उनको फांसी दी गई, ऐसी एक छवि इसकी बनाई गई थी। 1907 में विनायक दामोदर सावरकर की लिखी किताब से आजादी के क्रांतिकारियों को काफी प्रेरणा मिली। शहीद आजम भगत सिंह भी उन हस्तियों में शामिल थे जिन्होंने सावरकर की लिखी किताब पढ़ी थी। तो इन्होंने इसको इतना प्रचार प्रसार किया और ये किताब इतना महत्वपूर्ण बन गया कि ये तो छपा 1908-1909 में, पर उसके बाद भी उसके बाद भगत सिंह ने इससे प्रेरणा बहुत इनको मिली और इसकी जो दूसरी प्रति थी, सेकेंड एडिशन, वो भगत सिंह ने एक्चुअली पब्लिश किया था। 1857 की क्रांति ने वीर सावरकर की जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाला था। मुंबई के स्वातंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक में पूरे आज़ादी की लड़ाई को कुछ मूर्तियों के जरिए बताने की कोशिश की गई है और ये मूर्तियां बेहद अनोखी हैं। दरअसल 1857 के स्वातंत्र आंदोलन के बाद से ही वो तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया और आज़ादी को हासिल करने के लिए प्रयत्नरत नजर आए, उनको मूर्तियों के जरिए यहाँ पर दिखाया गया है। मसलन आप यहाँ पर देख सकते हैं बिरसा मुंडा जो कि तत्कालीन बिहार से थे, उनको तीर बाण के साथ यहाँ पर दिखाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर वासुदेव बलवंत फड़के सरीखे क्रांतिकारी यहाँ पर हैं और ठीक यहाँ पर आप देख सकते हैं 1857 में रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, उन्हें यहाँ पर दिखाया गया है। तो मंगल पांडे की भी जो तस्वीर है यहाँ पर, तस्वीर मैं नहीं कहूँगा, इसे मूर्ति कहूँगा, वो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही 1900 सदी में जिन क्रांतिकारियों ने ये जिम्मा अपने ऊपर लिया था और क्रांति की अलख को जगाए रखा था, उनकी तस्वीरें वहाँ पर उस पर सावरकर के मूर्ति के उस पर आप देख सकते हैं, जिसमें खुद रास बिहारी बोस और 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीरें भी आपको उस पंक्ति में नज़र आएंगी। तो इस किस्म से ये मूर्तियां न सिर्फ इस पूरे स्मारक को खूबसूरती देती हैं, बल्कि सावरकर की विचारधारा को भी बताने की कोशिश करती हैं कि किस तरीके से वो सशस्त्र क्रांति को अपनाने वाले क्रांतिकारियों के मुरीद थे और अपनी इसी विचारधारा को जनता तक पहुँचाने के लिए वो हमेशा से प्रयत्नरत थे। हम आपको बता दें कि 1857 में जब उन्होंने स्वातंत्र संग्राम नाम की एक ग्रंथ लिखी तो उसमें अपने सारे विचार उस ग्रंथ में रखे थे और इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर मराठी लेखक और साहित्यकार जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं, केशव प्रहलाद अत्रे, उन्होंने उन्हें स्वातंत्र वीर की उपाधि दी थी और तब उसके बाद से ही विनायक दामोदर सावरकर को लोग स्वातंत्र वीर सावरकर के नाम से जानने लगे। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन। 1857 क्रांति की प्रेरणा और विनायक दामोदर सावरकर के अल्फाज क्रांतिकारियों के लिए एक बड़ा पैगाम था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1901 में नासिक से मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद वो अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लड़ाई में कूद पड़े थे। 1905 के बंग भंग के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ने के दौरान भी वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे। क्रांतिकारियों के मुकुटमणि थे। अनंत कान्हेरे हो या मदनलाल धिंगरा हो, भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु जी हो, इन सब क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्थान थे। वीर सावरकर के आंदोलन में क्रांतिकारियों का बड़ा जुड़ाव था। इसकी निशानी मिलती है सावरकर स्मारक में। सावरकर के दिल में उन लोगों के लिए बेहद सम्मान था जिन्होंने आज़ादी को हासिल करने के लिए सशस्त्र क्रांति का मार्ग चुना
और सावरकर के दिल में इसी सम्मान को जताने के लिए स्मारक में कुछ ऐसी तस्वीरें लगाई गई हैं जहां पर उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई है, उनका सम्मान किया गया है। और इन्हीं क्रांतिकारियों में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसके अलावा भगत सिंह, शिवराम हरी राजगुरु, सुखदेव थापर, बटुकेश्वर दत्त, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और इसी के साथ रास बिहारी और उधम सिंह सरी के जो क्रांतिकारी हैं उनकी तस्वीरें यहाँ पर दी गई हैं। और मराठी में उनके बलिदान को यहाँ पर दिखाते हुए ये लिखा गया है कि किस तरीके से उन्होंने फांसी, कारावास, किसी भी किस्म का छल, इन सब की परवाह न करते हुए, अपने प्राणों की परवाह न करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता का जो प्रण लिया था उसके लिए वो उन्होंने बलिदान तक दिया। और इसी सम्मान को बताने के लिए इस किस्म की तस्वीरें जो हैं स्मारक में लगाई गई हैं। और ये सारी ही तस्वीरें दरअसल सावरकर की विचारधारा को सीधा सीधा यहाँ पर इंगित करती हैं। 20वीं सदी के पहले दशक में अंग्रेजों का अत्याचार भारतीयों पर बढ़ने लगा था। साथ ही फूट डालो राज करो की नीति पर चलकर अंग्रेज भारत की आजादी के आंदोलन में फूट डालने की कोशिश करने लगे थे। वीर सावरकर और उनकी क्रांतिकारियों की टुकड़ी ने इसका मुखर होकर विरोध करना शुरू कर दिया था। तो तुमने मार्से से भागने की कोशिश की? जी हाँ। इसी बीच एक तारीख आई, 7 अप्रैल 1911, जब अंग्रेजों ने विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान के काल कोठरी में कैद कर लिया था। 698 बैरकों वाली इस जेल में कमरा नंबर 53 में वीर सावरकर को रखा गया, जहां वतन की आजादी के लिए उन्होंने बेइंतहा सितम सहे, अंग्रेजों के अत्याचार का सामना किया। देख रहे अपने क्रांतिकारी भाइयों को, हम उनकी खातिर तवाज़ो बिल्कुल इस तरह से ही करते हैं। आज भी अंडमान के सेल्यूलर जेल में संघर्षों की निशानियों को सहेज कर रखा गया है। ये कोठरी आप देख रहे हैं, ये वीर सावरकर की कोठरी है, लेकिन आपको बता दूं कि ये कोठरी भी खास तौर से उनके लिए चुनी गई थी। आप बाकी जो सेल देखेंगे, बाकी जो कैदियों की कोठरी देखेंगे, उसमें सिर्फ एक सिंगल दरवाज़ा होगा और सीधे सामने आपको नज़र आएगा ये खुला इलाका। लेकिन वीर सावरकर को दूसरी मंजिल पर ये सबसे कोने वाली कोठरी दी गई थी और इसमें ये एक दरवाज़ा देख रहे हैं आप, अभी एक दरवाज़ा है, यहाँ पर बाहर ताला लगा करता था। उसके बाद मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि भीतर आएं और आपको दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर इस कोने की कोठरी में एक और डबल सेल में उनको रखा गया था। डबल यहाँ पर दरवाजे थे। तो देखिए ये दूसरा दरवाज़ा है। ये बर्तन मैं आपको दिखाना चाहूँगी जिन पर वीर सावरकर ने खाना खाया है। इस तरह के लोहे के बर्तन होते थे, सभी कैदियों को ये बर्तन दिए जाते थे। जंग लगे ये बर्तन होते थे, इसी में खाना खाना था। इनको मांजने की इजाज़त जो है वो आपको नहीं थी, बस एक ये परात मिलती थी इस तरह की और ये एक टोकरा मिलता था। और साथ ही ये भी जानकारी दे दूं कि यहाँ पर इस कोठरी के अंदर अगर आप शाम को जिस तरह से जब बंद हो जाते थे अपने सारे काम करने के बाद, आपको अपने नित्य क्रम के लिए भी जाने की इजाज़त नहीं थी। रात में आपको एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन पकड़ाया जाता था। अगर आपको पेशाब जाना है तो आपको उसी टोकरे में करना होगा और उसके बाद आप सोचिए इस कमरे की क्या हालत रहती थी। 10 साल सावरकर सजाए काला पानी के तहत इसी जेल में रहे। दरअसल सावरकर के काला पानी सजा की कड़ियां जुड़ी थीं इंग्लैंड से। सावरकर नासिक के अंग्रेजी अफसर जैक्सन की हत्या में फंस गए थे, जिसको 18 साल के अनंत ने अंजाम दिया था। लेकिन अंग्रेजों ने अनंत की कड़ियां जोड़ी सावरकर के साथ और लंदन में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। उस दौरान सावरकर लंदन में थे और उन्होंने वहीं सरेंडर किया था। बाद में उन्हें भारत लाकर काल कोठरी में डाल दिया गया था। सावरकर के बारे में कुछ इतिहासकार और राजनीतिक दल ये भी दावा करते रहे कि उन्होंने जेल जाने के महज 1.5 महीने में 6 चिट्ठियां लिखी थीं। इस पर वीर सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू सत्यकी सावरकर का दावा है कि चिट्ठियों के बारे में पूरी बातें बताई ही नहीं गई। ये सच बात है कि उन्होंने पिटीशन लिखे, पर उन्होंने सिर्फ स्वयं के लिए शिक्षा में सहूलत नहीं मांगी थी। उनका एक आखिर वाला पिटीशन ये कहता है, अगर मेरी रिहाई नहीं होती है और मेरे सहकारियों की भी रिहाई होती है तो भी मुझे उतना ही आनंद होगा। मतलब सावरकर स्वार्थी नहीं थे और यातनाओं में रहने से अच्छा है वहां से बाहर आओ और देश के लिए कुछ करो। उनका हेतु किंतु यही नहीं था कि अंडमान में मैं हुतात्मा हो जाऊंगा या फिर मैं मर जाऊंगा, ऐसा हेतु कहता ही नहीं था उन्होंने, क्योंकि प्रतिज्ञा ली थी कि मेरी सांस जब तक चलेगी तब तक मैं ये युद्ध
ब्रिटिश शासन से करूंगा। काला पानी ऐसी सजा होती है जो किसी मौत से कम नहीं होती, ऊपर से ब्रिटिश राज की बेड़ियां। सावरकर ने सेल्यूलर जेल में रहकर क्रांति की ऐसी अलग जगाई जिसकी लौ देश के कोने कोने तक पहुंच गई। काला पानी की सजा एक ऐसी सजा दरअसल जिसके बारे में सोचकर भी लोगों की रूह कांप जाती थी, लेकिन इस काला पानी की सजा को भी हंसते हंसते स्वीकार करने वाले सावरकर का अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल से एक बहुत पुराना नाता है। दरअसल अपने जीवन के सबसे कठिन क्षण जो हैं सावरकर ने इसी जेल में गुजारे, और इसी वजह से जब मुंबई के सावरकर राष्ट्रीय स्मारक में हम पहुंचते हैं तो सेल्यूलर जेल की एक प्रतिकृति एक रेप्लिका यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है ताकि उन यादों को संजो के रखा जा सके कि किस तरीके से जेल के भीतर रहकर भी सावरकर ने अपने अंदर क्रांति की जो अलख थी उसको जगाए रखा और अपनी विचारधारा को किस तरीके से जेल में बैठे बैठे ही हिंदुस्तानियों तक पहुंचाने की कोशिश की। ये प्रतिकृति काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है। ये दरअसल वो जेल थी अंडमान निकोबार की जो कि कुख्यात थी काला पानी की सज़ा के लिए। बताया जाता है कि यहाँ पर कैदियों से नारियल का तेल निकलवाया जाता था, वह भी बिना किसी कोल्हू के मदद से। कोल्हू में ही कैदी बांध दिए जाते थे, और तो और यहाँ पर बाथरूम जाने तक की इजाज़त कैदियों को नहीं दी जाती थी। काला पानी को सहने के बाद भी सावरकर का हौसला डिगा नहीं। हालांकि उस वक्त अखंड भारत में जिन्ना और उनके कुनबे की 2 नेशन थ्योरी की एंट्री हो चुकी थी, मगर जब 1923 में सावरकर को अंग्रेजों ने रत्नागिरी में 3 साल के लिए नजरबंद किया था, उस दौरान उन्होंने अंग्रेजी में एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व नाम की किताब लिखी थी, जिसका जिक्र लेखक विक्रम संपत ने अपनी किताब में किया है। बापू की अगुवाई में हर हिंदुस्तानी आजादी के लिए लड़ा, उसी में से एक थे वीर सावरकर। लेकिन आजादी के इतने बरस बाद भी वीर सावरकर दलगत राजनीति से ऊपर क्यों नहीं उठ पाए, ये भी एक रहस्य है। हालांकि इसी में अध्याय जुड़ा है इंदिरा गांधी के राज से। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से लिखा गया एक पत्र पोस्ट किया है। इस पत्र में इंदिरा गांधी ने लिखा था कि सावरकर का योगदान हमारे स्वतंत्रता के संग्राम में अलग महत्व रखता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस राज में सावरकर सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया था। तो सवाल है कि भारत रत्न के नाम पर कांग्रेस बेफर क्यों पड़ती है। अभी ये बात इंदिरा गांधी करे वो सही और मोदी करे वो गलत, ये बात मुझे बहुत गलत लगती है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी को घर बुलाए तो मेहमान नवाजी जो होती है ना वो इम्पोर्टेंट होती है। फिर आप चाय पिलाया खाना हो तो ये होता है। तो भाई इंदिरा गांधी ने चाय पिलाया, मोदी खाना खिला रहे, तो ये तो सब बेतुके बचपने हरकतें हैं और इससे कांग्रेस वाले बाज आए। ये मुझे कहते हैं कि राजनीति में बदलते वक्त में इतिहास नए नायकों का इस्तकबाल भी करता है और गुजरे जमाने का विलोप भी करता है, मगर वीर सावरकर ऐसी हस्ती थे जिनका इतिहास सिर्फ हिंदुत्व काला पानी तक सीमित नहीं था। वो एक समाज सुधारक और एक दार्शनिक भी थे जिसका जिक्र कवि महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में किया था। 18 मई 1921 को यंग इंडिया में गांधी लिखते हैं, सावरकर बंधुओं के बारे में लिखने का मेरा उद्देश्य सरकारी फैसले को प्रभावित करना नहीं बल्कि जनता को असहयोग के लिए उत्साहित करना ही हो सकता है। सावरकर बंधुओं की प्रतिभा का उपयोग जन कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर भारत इसी तरह सोया पड़ा रहा तो मुझे डर है कि उसके ये 2 निष्ठावान पुत्र हमेशा के लिए हाथ से चले जाएंगे। एक सावरकर भाई को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे लंदन में उनसे भेंट का सौभाग्य मिला है। वो बहादुर हैं, देशभक्त हैं, वो क्रांतिकारी हैं और इसे छिपाते नहीं हैं। ये लेख जब आया था तब सावरकर काला पानी की सजा काट चुके थे। मतलब दस्तावेजों और अतीत के आईने में सावरकर भारत मां के सच्चे सिपाही थे और रहेंगे भी। सावरकर की वीरता अटल रहेगी।